जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अब तक इसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, यह है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर जो 1 था इसमें हमने देखा था अबाउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। 3 फीचर्स को डिस्कस किया। पहला फीचर था हमारा पाकिस्तान के साथ एग्जाम्पल लिया हमने कि कभी भी जो इलेक्टेड मेंबर होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मेन जो पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की उसके हाथ में होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा था चाइना का एग्जाम्पल लेकर, मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया था कि जो इलेक्शन है वो मस्ट बी फ्री और फेयर। थर्ड हमारा लिया था हमने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, सऊदी अरेबिया था, इस्टोनिया था और फिजी था। यहाँ पर हमने देखा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 4th फीचर को। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी बेहतर है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर है। कंपेयर करेंगे इंडिया को, चाइना को, ज़्यादा बेहतर हालत किस जगह पर है। तो हमारी हेडिंग है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द राइट्स। अब देखो, हमारे देश के अंदर एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम है। हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया से ही चल रही है, नियम से चल रही है, रूल से रेगुलेशन से चल रही है। तो एक कंट्री है जिम्बाब्वे, इसी क्रिकेट टीम भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आज़ाद हो जाता है 1980 के अंदर। हमसे कई साल बाद ये जाके आज़ाद होता है फ्रॉम दी वाइट माइनॉरिटी रूल। इंडिया भी ऐसे ही था, कुछ सफ़ेद लोग आए, दे हैव गन, उनके पास बंदूक थी, एडवांस बंदूक थी हमसे, उनके पास बारूद था, तो उन्होंने हम पर रूल किया। इस पार्टी को लीड किया था जानू पीएफ पार्टी ने। अब जानू का मतलब वो जानू नहीं है, ये जानू पीएफ पार्टी है। इसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया। जिस तरीके से इंडिया के अंदर एज ए लीडर देखते हो आप पार्टी को, ऐसे पार्टी तो बहुत सारी थी यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी उसको देखते हो एज ए लीडर ऑफ एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन हमारे देश के अंदर इंडिविजुअल देखा जाए ना, बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। आगे है इनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। और क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्शन होते थे रेगुलरली, और जो जानू पीएफ पार्टी थी ये हमेशा जीत जाती थी। सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी थी वो लंबे वक्त उसका दबदबा रहा। राजीव गांधी जब देखोगे तो वहाँ तक दबदबा रहा था पूरी तरीके से कांग्रेस का, क्योंकि जो रूट्स थी वो मजबूत थी कि हाँ हमने पार्टिसिपेट किया है देश को आज़ाद कराने के अंदर, तो वो रूट्स मजबूत थी। इस वजह से जानू जो पीएफ पार्टी थी वो लगातार जीत रही थी। लेकिन यहाँ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, इनके दिमाग में शंका आई कि अगर लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हार गया, तब फिर मैं कहाँ जाऊँगा। फिर तुम्हारे पास गद्दी है, अभी पैसा छाप रहे हैं, खूब मज़े है, लेकिन अगर लोगों ने वोट नहीं दिया हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ बदलाव किया जाए हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यही सोच के इन्होंने बदलाव कर दिया संविधान के अंदर। कई बार इन्होंने संविधान के अंदर चेंजेस किए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए, और जो प्रेसिडेंट था, जो खुद थे, उनको ज़्यादा पावरफुल बना दिया और अकाउंटेबिलिटी कम कर दी। अब देखो, जब भी जिस इंसान के पास पावर रहेगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी ना, तो वो इंसान लापरवाह बन जाएगा। और यहाँ पे जो मुगाबे अंकल है ना, उनके पास सिचुएशन एकदम सेम है, पावर खूब ज़्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इस वजह से क्या करते हैं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे उनको हैरेस करते थे, मतलब तंग करना, उनको तंग करते। और जो मीटिंग थी, प्लान बनाते ना वो लोग बैठकर आपस में किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करें कि हम जीत पाए, पावर में आ पाए। वो मीटिंग करने जाएंगे, डंडा लेके पहुंच गए, धमाधम मारना चालू किया, मीटिंग करोगे हमारे खिलाफ। तो इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको दबाया जा रहा था। और इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक है वो कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, मतलब डेमोक्रेटिक नेशन है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो प्रोटेस्ट और जो डिमॉन्स्ट्रेशन था इसको कह दिया गया ये इनलीगल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान के अंदर ही नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करो, तो प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार मारेगी आपको और बोलेगी हम तो नियम का फॉलो कर रहे हैं, बस वी जस्ट फॉलो द रूल्स। वो तो सरकार ये बोल के छुट्टी ले लेगी अपनी। अगला क्या है, जो टेलीविज़न था, जो रेडियो था, उस वक्त जो ज़्यादा लोग थे वो रेडियो सुनते थे, तो ठीक है ना, तो उन्होंने रेडियो को पकड़ा, उन्होंने टीवी को पकड़ा और इन्होंने कहा कि देखो भैया, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी तारीफ करोगे, जाओ टीवी पर बैठ जाओ, सुबह से लेकर रात तक ना सिर्फ हमारी पार्टी का नाम लेते रहो, जानू पीएफ, ताकि लोग हमको वोट दे, लोगों को लगे कि सिर्फ और सिर्फ हम ही महान हैं, हम ही राम हैं, बाकी सब तो सब रावण के रावण ही भरे हुए हैं। ये हो गया। लेकिन कुछ जो न्यूज़पेपर्स थे दे आर इंडिपेंडेंट, कुछ अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन जिसने सरकार के खिलाफ छाप दिया, फिर सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकता, वो इतना मारेंगे उसको कि वो सीधा ही हो जाएगा, एकदम चपटा कर देंगे मार के उसको। होता है ना, नदी होती है, अगर नदी के साथ साथ बहो ना अब तो बहने देगी नदी, लेकिन उसके उल्टा बहोगे ना फिर नदियों को बहने देती नहीं है। यहाँ पर ये मैप है अफ्रीका का, इस जगह पे है जिम्बाब्वे। तो जो अफ्रीका है ना, इसको कहते हैं मानवता का पालना कहते हैं, क्योंकि जो इंसान है सबसे पहली बार इंसान इसी जगह पर पैदा हुआ था, फिर यहाँ से निकल के एशिया के अंदर आया, और फिर इसे वो कहते हैं सभ्यता का पालना। क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, एशियन सिविलाइजेशन थी, 4 सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट था, इंडिया के अंदर इंडस था, और चाइना के अंदर एक था सिविलाइजेशन। तो जितनी भी सिविलाइजेशन थी एशियंट, वो सब की सब एशिया के अंदर थी, इसलिए इसे कहा जाता है सभ्यता का पालना।
अब ला देखो इन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट था ना उसने कहा कि जो सरकार है वो गलत कर रही है, तो सरकार इन चीज़ों को फॉलो करे, ये बदलाव करे संविधान के अंदर तो सही रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला जा जो बोलना है बोल, हमें तो जो करना है वही करेंगे। मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने जजमेंट को भी इग्नोर मार दिया सरकार जो, तो जज को जो बोलना है जज बोल के मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है जानू पीएफ जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये रॉबर्ट मुगाबे हैं। तो ये जो अंकल थे ये बने रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जिम्बाब्वे फॉर दी 80 से लेकर 7 ईयर्स तक बने रहे प्रेसिडेंट फॉर दी 30 ईयर्स। और जो फुल फॉर्म है जानू पीएफ की, वो फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। तो मतलब 37 सालों तक इन्होंने अपने देश को रूल किया। देश को रूल क्या किया, देश को लूटा है। पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, फिर उन्होंने लूटा अपने देश को। अब देखो 4th फीचर निकल कर आता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड द सिटीजन राइट्स। जब भी कोई लीडर रूल करता है ना तो वो रूल उस सीमा के अंदर रहकर करेगा जो सीमा तय कर दी है हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो एक इंडिया भी तो देश है, इंडिया के अंदर आज तक लगभग 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन जो हमारे मेन फीचर्स थे, जो मेन आइडियाज़ थे ना, सेकुलरिज्म होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो मेन आइडियाज़ थे, सोवरनिटी, डेमोक्रेटिक, ये जो मेन आइडियाज़ थे ना, इन आइडियाज़ को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जो मेन आइडियाज़ थे उसी के आसपास हमने अपने पूरे जो अमेंडमेंट है उनको भी किया है। तो इससे हमारे जो मेन फीचर्स थे ना वो ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन जो जिम्बाब्वे था, अब देखो एक सवाल है, विच गवर्नमेंट इज़ बेटर, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक? क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा है क्या? जो पॉवर्टी है वो एकदम वैनिश हो गई, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इंडिया जैसा एक डेवलपिंग नेशन हो या फिर यूएसए, वेस्टर्न यूरोप जैसा एक डेवलप्ड नेशन हो, वहाँ पर भी गरीब तो है ही ना। अमेरिका के अंदर गरीब नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। यूरोप के अंदर गरीब नहीं है क्या? भिखारी भी रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं है उन चीज़ों को। लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेसी है ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन डेमोक्रेसी जो बर्बाद कर देती है। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट कैसे है? क्या डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन है, जादू मंत्र छू कलंतर और सारी गरीबी खत्म, सारी समस्याएं खत्म, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी बस इतना इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक हैं, वो अपने आप को खुद ही रूल करे, वो डिसाइड करे कि भैया कौन बनेगा वहाँ का पीएम, कौन बनेगा वहाँ का एमपी, कौन बनेगा वहाँ का प्रेसिडेंट। ये सब चीज़ें खुद ही जनता तय करे। अब देखो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ कोई जनता तय करती है कौन पीएम बनेगा। जो बन गया पीएम वो जनता को एकदम मार के रखता है, सीधा करके रखता है, जनता कुछ कर ही नहीं सकती। अगर तुम नॉर्थ कोरिया के अंदर वहाँ का जो तानाशाह है वो डोरेमोन जैसा, उसके से बाल कटा लोगे ना तुमको गोली मार देंगे। तूने हमारी नकल कैसे कर ली बे, हम राजा हैं वहाँ के। इस तरीके की मानसिकता हो जाती है एक नॉन डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर। और हाँ, डेमोक्रेसी गारंटी नहीं लेता है, डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। बस यहाँ पर ये बात की गारंटी है, जो होगा वो आपकी वजह से ही होगा। अच्छा हो या बुरा हो, जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपके हाथ में है। लेकिन देखो कुछ लोग अभी बोलेंगे डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है। चाइना को देख लो एग्जांपल, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है, कितना तेज डेवलप कर गया। कहाँ के ज़माने में अमेरिका कुत्ता समझता था चाइना को, आज एकदम बाजू में खड़ा हो गया चाइना अमेरिका, एकदम कंपटीशन में है। क्यों है? वहाँ पे तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर कैसे आ गया इतना ऊपर? तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादा बेहतर कौन सा है और क्यों है, और बुरा कौन सा है और क्यों है, दोनों के हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। तो पहला है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेकार क्यों है? क्या लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी की बुराई करने के लिए? लोग बोलते हैं यहाँ पे जो लीडर है वो कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ का जो लीडर है बदलता रहता है, 5 साल के अंदर बदल जाते हैं। और कई बार तो इंडिया के अंदर क्या है कि हर 5 साल के अंदर लीडर बदल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 साल का टाइम भी नहीं मिलता। जब इमरजेंसी खत्म हुआ था उसके बाद मोरारजी देसाई बने, फिर तुरंत एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया चौधरी चरण सिंह। फिर जब राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी उसके बाद बैक टू बैक 5 पीएम जो थे वो लगातार बदल गए। तो यहाँ पर जो था अनस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल गवर्नमेंट रहती ही नहीं है। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसी चेंज और पुराना काम रुक गया, तो इससे काम जो है डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाता है। सेकंड क्या बात रखी जाती है? सेकंड बोल जाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक पॉलिटिकल गेम चल रहा होता है, पावर गेम चल रहा होता है कि 4-5 पार्टीज हैं आपस में लड़ रही हैं, आपस में लड़ती रहेंगी, कौन पावर लेगा कौन पावर लेगा। और जो बाहरी दुश्मन है ना उनसे लड़ नहीं पाते हैं, और इस वजह से एक जो मोरलिटी होती है, मोरल होता है ना, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अब पावर जो गेम रहती है ना उसमें इंसान सोचता है कि बस मुझे गद्दी चाहिए, चाहे कितने लोगों को मारना पड़ जाए, कितना पैसा लोगों को लूटना पड़ जाए, करप्शन करना पड़ जाए, हर एक चीज़ के लिए इंसान तैयार हो जाता है।
अगला आर्ग्यूमेंट क्या है, अगला बोलते हैं कि डिले बहुत ज़्यादा होता है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है ना, एक काम अगर करना है, हम अगर बोले ना कि चलो यार पीओ के वापस लेके आते हैं, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस कागज जाएगा, दूसरे तीसरे ऑफिस, वो परमिशन, ऐसा करते करते 2 साल खींच देंगे वो लोग। यहाँ पे पीओ की कब वापस लेकर आओगे, 2 साल ऐसे खींच दिया, फिर बोलेगे अरे यार टाइम पूरा बदल गया यार, वहाँ का पीएम बदल गया पाकिस्तान का, अब क्या किया जाए, दोबारा से नया प्लान बनाते हैं। इस तरीके से डिले बहुत ज़्यादा होता है हमारे काम के अंदर, ये इसके लिए सच्ची में ये तो प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं जो इलेक्ट किए गए हैं, गारंटी नहीं है कि वो सही काम ही करे हैं, उनको क्या गारंटी है, अब इंसान है, इंसान तो कब बदल जाए मालूम नहीं पड़ता। इंसान हमने चुन के यहाँ भेजा कि भैया हमारे यहाँ देखो नाली सही करवा देना, नाली बंद रहती है हमारे यहाँ, रोड पूरी खुद ही पड़ी है, पाइप में डबा बांध दिया सीवर्स का, वहाँ गया संसद में बैठा एसी के अंदर, वाह भाई क्या मज़ा आया, काम करना भूल गया। तो इस तरीके के होते हैं काम, यहाँ पर सच में ऐसा होता भी है, प्रॉब्लम सच में है। अगला क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको पैसा चाहिए जीतने के लिए, पोस्टर लगेंगे, पैसा बांटेंगे, दारू की बोतलें बांटेंगे, बहुत कुछ होता है वहाँ पर, तो इसलिए पैसा चाहिए, तो क्या होता है करप्शन को बढ़ावा मिल जाता है, तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम रहती है। अगला क्या है, ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनको मालूम नहीं है उनके लिए, उनके देश के लिए, उनके लिए कौन सा लीडर सही है, कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है। देखो आपको तो मालूम है, पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको मालूम है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पॉलिटिक्स को जानते ही नहीं है, अच्छी तरह समझते ही नहीं है, तो वो लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट है फॉर द डेमोक्रेसी जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी है। तो क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे आया था फेमाइन, चाइना के अंदर भी इंडिया के अंदर भी फेमाइन, मतलब भूखमरी आ गई थी, अनाज नहीं था खाने के लिए, 58 से 61 तक कहानी है चाइना के अंदर। तो यहाँ पे जब फेमाइन आया ना, तो यहाँ पर जो सरकार थी वो एकदम आराम से बैठी हुई थी, भंडार लेके खाने का खुद खा रही थी, क्योंकि इनके अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, जनता चाहे भूख से मर जाए है। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। जब इंडिया के अंदर भूखमरी आई थी ना, इसके बाद इंडिया के अंदर भी आई थी भूखमरी, फेमाइन आया था इंडिया के अंदर, तो यहाँ की सरकार ने काम किया था, सरकार ने चाहा कि हम अपने हर एक गरीब तक खाना पहुंचा सके, अनाज पहुंचा सके, इसी वक्त आई थी इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हमारी सरकार को मालूम है कि अगली बार वोट मांगने उस जनता के पास हमको जाना पड़ेगा। अगर उस समय गए वोट मांगने के लिए और किसी ने बोले मारा अच्छे से, एकदम मार के लाल कर दिया पूरा, तो क्या होगा हमारा, तो इन्होंने अकाउंटेबिलिटी दिखाई, अपना काम किया। तो यही हमारा पहला पॉइंट जो हमारी डेमोक्रेसी रहती है, उसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहती है, एक जिम्मेदारी रहती है कि हाँ मेरे को इन्होंने वोट दिया है, मेरा काम बनता है कि मैं इनके लिए काम करूँ। अगला क्या है, यहाँ पर ना डेमोक्रेसी के अंदर कई सारे पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एनएसए होते हैं, फिर डिप्टी एनएसए होते हैं, ये सब लोग बैठे होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं किस तरीके से हमको डिप्लोमेसी चलनी है अपनी है। जैसे इन्हों या कोई भी समस्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो किस तरीके से शांत कर सके हम। इंडिया है, चाइना जो है वहाँ पे जिनपिंग है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, वो जानता है किस तरीके से काम करना है। तो हम दोनों देश जो है वो इंटेलिजेंट नेशन है। लेकिन मान लो नॉर्थ कोरिया है, घोचू बैठा हुआ, डोरीमोन बैठा ना वहाँ पर, भिड़ जाए अमेरिका से, बोले कि हाँ भैया हमको हमारा साउथ कोरिया वापस चाहिए, लड़ जाए अमेरिका से, क्या होगा, अमेरिका मार के चौपट कर देगा एक ही दिन के अंदर। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी है, और ये बेवकूफ़ी अक्सर हो जाती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि एक इंसान डिसीजन नहीं ले रहा है, यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं देश के बड़े बड़े, वो सब बैठ कर डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अगला क्या है, यहाँ पे जो डिग्निटी है जो सिटीजन्स की वो बढ़ जाती है। यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनकी वैल्यू रहती है कि हाँ भैया वो सिटीजन जो है 5 साल में अगर वोट डालेंगे, लेकिन वोट तो डालेंगे ना, वो उनकी वैल्यू है, तो जो सिटीजन्स हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है ऐसे देश के अंदर। अगला है जो मिस्टेक है, मान लो हमने एक लीडर को चुना, 5 साल के लीडर को चुना हमने, वो लीडर हमको पसंद नहीं आया, तो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसको हम बदल देंगे, और अगर पहले ही उसको बदलना है तो क्रांति कर देंगे, हम बोलेंगे भाग यहाँ से, प्रोटेस्ट कर देंगे, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है उसकी। तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के जिनको आप नकार नहीं सकते हो। हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं और मानना पड़ेगा एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी। अगली हेडिंग है हमारी ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ सिटीजन्स, जो आम लोग हैं उनका रूल है। तो रूल में हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारा एक वोट देके एमपी होता है, वही रूल क्यों करता है, हम खुद रूल क्यों नहीं कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर हो या फिर जो यूरोप हो या फिर इंडिया हो, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव क्यों जाता है, इसको समझो। हमेशा ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों रहती है, क्योंकि ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि पूरे के पूरे देश एक साथ बैठ सके। देखो क्या हो ना, संसद है उसका साइज है अपना, ठीक है ना, अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है अपना, क्योंकि अपना जो पुराना पार्लियामेंट है छोटा पड़ गया वो तो, लेकिन फिर भी मान लो एक बड़ी सी ज़मीन लिया आपने और बोलेंगे हम पूरे देश को यहाँ बैठाएंगे, आप सब आइए यहाँ पर और फैसला करिए देश के लिए आगे क्या काम करना है। तो 135 करोड़ लोगों को एक साथ बैठाना,
वही अपने में चैलेंज होगा। अगर बैठा भी दिया तो पूरा होच-मोच हो जाएगा। कैसे कोई बिल पास करोगे, बिल पास करते-करते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी यहाँ पर, लेकिन बिल पास नहीं हो पाएगा। तो पहले तो ये कारण हो गया कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करते हैं। अगला ये है कि हर एक सिटीज़न के पास ना ही टाइम होगा बराबर कि हाँ भैया जाए वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, ना ही स्किल होगी और ना ही डिज़ायर होगा। जिसके पास ना डिज़ायर होगा, टाइम होगा, वो निकाले और स्किल को डेवलप करे और वो जाके बैठे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो कहलाइए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो एक लाइन ऐड करता है बाद में, वो बोलता है ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंग्री टू बेड। सही मायनों में ना तभी आप मानना कि डेमोक्रेसी देश के अंदर आ गया है जब देश का वो इंसान जिसके पास रोटी नहीं है, बिस्तर नहीं है, वो भी खा के आराम से सो सकता है। क्योंकि वो इंसान जिसके पास छत नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, देश का नागरिक तो वो भी है, वोट तो वो भी डालता है ना, लेकिन उसके लिए कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो जब उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसको रोटी मिलेगी, बिस्तर मिलेगा, घर मिलेगा ना, तब समझना कि सही मायनों में डेमोक्रेसी आपके देश के अंदर आ गया है। और जो सिटीजन्स हैं मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें हमारा पार्टिसिपेशन सही से होना चाहिए यार। हम अपने एमपी को चुनते हैं कि जाइए हमारी बात वहाँ रखिए, एमपी जाके एसी के मजे ले रहा है खाली, काम करता नहीं कुछ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या बोलता है, एवरी सिटीजन नीड टू हैव द इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन एंड इक्वल रिसोर्सेज। ये सब चीज़ें हमें बराबर मिलनी चाहिए, तभी हम सही मायनों में एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो ये है द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी है चैप्टर का एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत।